गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं अच्छी हूँ। आशा कर रही हूँ कि आपके की जो तैयारी है वो एग्ज़ाम्स की वो अच्छी चल रही होगी और आप जो है पूरी तरीके से तैयार हो रहे होंगे, अपने आप को तैयार कर रहे होंगे कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो अगले मंथ में जो अगस्त में होने वाले हैं, सुपर टेट, बिहार बीपीएससी सुपर टेट और इसी टेट के लिए। मैं मॉर्निंग में बायोलॉजी के कुछ रिविजन्स जो है करती हूँ, तो आपके लिए अपलोड करती हूँ, तो आप इसमें शामिल हो जाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो कुछ भी मैं अपलोड कर रही हूँ आपके लिए कर रही हूँ और सेल्फ के लिए भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी आपके साथ साथ अपनी रिवीजन कर रही हूँ। मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं आप लोगों की तरह, मैं भी एक छात्र हूँ, आपकी तरह छात्रा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे जो कल बचे हुए रिविजन्स हैं उनको पूरा करते हैं। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर, ये जो है हमारा चैप्टर नंबर है 8, सेल जो है द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके लिए हम आइए आज ये हम एमसीक्यूज़ करेंगे। और आपको पहले से भी पता है कि हम जो है एमसीक्यूज़ कर रहे हैं बायोलॉजी के। तो ये देखिए, ये है हमारा ये जो क्लासेस हैं पूरी हमने जो रिवाइज़ किए रिविजन्स, हमने यहाँ से शुरू किया था चैप्टर 1 से, लिविंग वर्ल्ड, एमसीक्यूज़, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। और कोशिश करूँगी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस को एक बार हिंदी के मीडियम के जो कुछ हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने जो हमें मेल किया है, तो उनके मेल को मैं कोशिश करूँगी कि उनकी ख्वाहिश को पूरी की जाए और मैं हिंदी के भी रिविजन्स लेकर आऊँ बायोलॉजी के लिए। तो ये देखिए, प्लांट किंगडम एमसीक्यूज़ है, एनिमल किंगडम एमसीक्यूज़, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम आ जाते हैं 8 चैप्टर पर, तो इसको हम करेंगे रिवीजन। इसके हम 10 क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला जो क्वेश्चन है वो है, द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन फ्रॉम सेल टू सेल आर नोन एज। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो होता है वो सेल से सेल का जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला, प्लाज्मोडेस्माटा, सेल मेम्ब्रेन सिस्टम या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन फ्रॉम सेल टू सेल आर नोन एज मिडिल लैमेला, प्लाज्मोडेस्माटा, सेल मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारे बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में भी जीव विज्ञान से क्वेश्चन आएंगे। और बाकी जो हमारा सीटेट का पेपर है, तो जिनका पेपर सेकंड है और जिन्होंने बायो लिया हुआ है तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। The cytoplasmic connection from cell to cell are known as middle lamella, plasmodesmata, cell membrane system या फिर endoplasmic reticulum। तो इसके हम सही आंसर पर पहुंचते हैं और इसका जो ट्रू आंसर आपके सामने निकल कर आता है वो है प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये है आपका साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन फ्रॉम सेल टू सेल। और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। बैक्टीरियल फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ। जो बैक्टीरियल फ्लैजिला होता है वो किस चीज़ का बना होता है? ट्यूबुलिन का बना होता है, फ्लैजिलिन का बना होता है, काइटिन का बना होता है, या फिर इसमें से किसी भी चीज़ का नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसके सही आंसर पे हम पहुंचते हैं और ये आंसर है आपका फ्लैजिलिन। इसका ट्रू आंसर क्या है? फ्लैजिलिन। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, बैक्टीरियल फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ प्रोटीन फ्लैजिलिन। जो बैक्टीरियल फ्लैजिला होती है उस किस चीज़ की बनी होती है? याद रखना होगा ऑब्जेक्टिव्स में, प्रोटीन फ्लैजिलिन की बनी होती है। बैक्टीरियल फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ प्रोटीन फ्लैजिलिन। बैक्टीरियल फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ प्रोटीन फ्लैजिलिन। और एक बार और इसको रिवाइज कर लीजिए। द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन फ्रॉम द सेल टू सेल इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। बैक्टीरियल फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन। बैक्टीरिया फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ प्रोटीन फ्लैजिलिन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। प्लाज्मोसिस अकर ड्यू टू। प्लाज्मोसिस जो है वो कैसे होती है? अब्जॉर्प्शन होती है, एंडोस्मोसिस होती है, या फिर ऑस्मोसिस होती है, फिर एक्सोस्मोसिस होती है। तो प्लाज्मोसिस अकर्स ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस के ज़रिए प्लाज्मोलाइसिस होती है। प्लाज्मोलाइसिस की जो क्रिया होती है वो ऑब्जर्प्शन से नहीं होती, एंडोस्मोसिस से भी नहीं होती, ऑस्मोसिस से भी नहीं होती, ये होती है ऑक्सोमोसिस से। क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुँचते हैं। द टर्म सेल वॉज गिवन बाय। जो सेल जो टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये तो आपको के लिए बहुत आसान है, आप बता सकते हैं। द टर्म सेल वॉज गिवन बाय, द टर्म सेल वॉज गिवन बाय ल्यूवेनहुक के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, फ्लेमिंग और रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा।
तो द टर्म सेल वॉज गिवन बाई रॉबर्ट हुक। देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर आपका है रॉबर्ट हुक। तो इसके ट्रू आंसर पर हम पहुंच चुके हैं और हमने अब तक जो है चौथे क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। 5वें पर पहुंच जाते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन बैक्टीरियल सेल। इसमें से कौन है जो बैक्टीरियल सेल के कैटलिस्ट का काम करता है? 23rd sRNA, 5 sRNA और snRNA या फिर hnRNA। RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल जो है nRNA, नाइट्रोजन एमिनो एसिड। तो ये जो आपका जो डीआरएनए होता है डीऑक्सी राइबोज एमिनो एसिड और आरएनए जो होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए जो होता है आपका राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें थोड़ी जूमिंग प्रॉब्लम हो रही है, 1 सेकेंड। अब आपको दिख रहा होगा। अब सही है। तो जो 23rd sRNA का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। और DNA का क्या होता है? डीऑक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड। तो अब हम आ जाते हैं इसके ट्रू आंसर पर और इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर क्या होता है? 23rd sRNA। क्वेश्चन पूछ रहा था विच ऑफ द फ्लोइंग ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन बैक्टीरियल सेल। जो इसमें से कौन सा जो है वो कैटलिस्ट है जो बैक्टीरियल सेल के लिए काम करता है? इसमें से कौन है? वो है आपका 23rd sRNA। और अब हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि सेंट्रोसोम जो है इस फाउंड इन किस में पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है, क्रोमोसोम में पाया जाता है, न्यूक्लियोलस में पाया जाता है या फिर साइटोप्लाज्म में पाया जाता है? तो आपका जो सेंट्रोसोम है वो पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। सेंट्रोसोम इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म। सेंट्रोसोम इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म। सेंट्रोसोम इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म। इसको हम लोगों को याद रखना होगा अपने दिमाग में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल, परमेबल, सेमी परमेबल या फिर कम्प्लीटली परमेबल या फिर डिफरेंशियली परमेबल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? इम्परमेबल होती है या फिर सेमी परमेबल होती है या फिर कम्प्लीटली परमेबल होती है या फिर डिफरेंशियली परमेबल होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है? आपकी सेमी परमेबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन दैट अलाउज ओनली सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। उसकी जो झिल्ली होती है वो परग में जो कैसी होती है? परमानेंटली जो क्या होती है? परमिएबिलिटी डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। वो उसके इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी पोलरिटी, उसके मॉलिक्यूल्स के पोलरिटी पर डिपेंड करती है। तो ये क्या होती है? वो सेमी परमेबल होती है। और अब हम आ गए इसके 8 नंबर के क्वेश्चन पर। तो आइए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये है मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ। मिडिल लैमेला जो होती है किसमें होती है? कैल्शियम सल्फाइड में, कैल्शियम पेक्टेट में, कैल्शियम कार्बोनेट में या फिर कैल्शियम क्लोराइड में। तो मिडिल लैमेला जो होती है वो होती है आपकी कैल्शियम पेक्टेट में। मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। तो याद रखना हमको कि मिडिल लैमेला जो है कैल्शियम पेक्टेट में पाई जाती है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। इसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है। साइटोस्केलेटन ए हेयर लाइक आउटग्रोथ। फ्लैजिला कैसी होती है? प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल। हब कैसी होती है? ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। और फिम वेरी होती है फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर। इसको जो हमको मैच करना है तो इसके हम सही मैच पे जाएंगे और इसके जो सही मैच हैं वो है आपका 1 डी का होगा ये। तो डी में क्या है देखते हैं। फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म पर साइटोस्केलेटन। तो जो साइटोस्केलेटन होती है उसको क्या कहते हैं? जो एक फिलामेंटस प्रोटीन होती है स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म, इसी को हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। फ्लैजिला इज अ हेयर लाइक आउटग्रोथ। और जो फ्लैजिला होती है वो बाहर की हल्की उसमें हेयर्स निकले होते हैं, उनकी ग्रोथ जो होती है वो हेयर की होती है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के लिए। और द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल, उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है जो प्रॉक्सिमल रीजन जो होती है ऑफ द सेंट्रियोल उसको हब बोलते हैं। और
फिम्बेरी क्या होता है, और स्मॉल ब्रिस्टल ओ क्या होता है, स्मॉल ब्रिस्टल होते हैं फाइबर्स की स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, जो सेल के बाहर छोटी छोटी सी कोन के जैसे निकली रहती है, जिसको बोलते हैं ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स। जो आप ऐसे भी जो चने वगैरह में जो स्पॉट्स निकलते हैं, जो कोन निकलता है छोटा छोटा, उसी को बोलते हैं स्प्राउटिंग आउट फाइबर्स के। तो ये थी आपके क्वेश्चंस के आंसर, मैच ऑफ द फ्लोइंग। अब हम आ जाते हैं 10वें नंबर पर। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैव सेल वॉल, माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होते, बैक्टीरिया में नहीं होते, पीपीएलओ में नहीं होते, और ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं होते हैं। तो इसका ट्रू आंसर आपके सामने आ गया, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा में होते हैं, क्या होते हैं, सेल वॉल नहीं होते हैं। माइक्रोप्लाज्मा जो होती है उसमें क्या होते हैं, सेल वॉल नहीं होते हैं। और अब हम आंसर 11 में आते हैं। सेंट्रोसोम इज फाउंड इन, सेंट्रोसोम किसमें पाया जाता है, सेंट्रोसोम आपके न्यूक्लियस में पाया जाता है, या फिर साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, या फिर क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो सेंट्रोसोम का आपका आंसर होगा साइटोप्लाज्म। सेंट्रोसोम भी पाए जाते हैं आपके साइटोप्लाज्म में। सेंट्रोसोम आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म, सेंट्रोसोम आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म, सेंट्रोसोम आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। द लॉन्गेस्ट सेल इन अ ह्यूमन बॉडी इज, जो लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी की क्या है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, कॉलनर एपिथेलियल सेल, इवन नर्व सेल। तो इसकी जो लॉन्गेस्ट सेल है वो क्या है, नर्व सेल जो होती है वो सबसे लंबी सेल मानी जाती है। नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल। ये हमेशा याद रखना होगा कि कॉलमेनियर एपिथेलियल सेल जो होती है ये नहीं होती है, रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, वाइट ब्लड सेल्स नहीं होते, होती है नर्व सेल जो सबसे लंबी होती है। द मेन साइट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज वैक्यूल्स, आर एस या फिर गोल्जी बॉडीज। तो इसके आंसर पे हम पहुंचते हैं और इसका आंसर होगा SER। द मेन साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER क्या होगा आपका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं SER। और 14 नंबर जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हम 15वें क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज, राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने का, और ये होती है आपकी प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज बिकॉज ऑफ द सिंथेसिस प्रोटीन, क्योंकि सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को, इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, सिंथेसाइज जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। ये है आपका प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया जो होती है वो राइबोसोम में होती है। और अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और वो है आपका विच इज़ कॉल्ड द सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं, सेंट्रोसोम को बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं, न्यूरोसोम को बोलते हैं, क्रोमोसोम को बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से तो लाइसोसोम होना चाहिए। विच इज़ कॉल्ड द सुसाइडल बैग, इसके ट्रू आंसर पर पहुँचते हैं और इसका ट्रू आंसर होगा आपका लाइसोसोम। तो हमने 15 आंसर जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं इसको हमने रिवाइज़ किया, और आपके साथ ये चैप्टर 8 नंबर जो है इसके रिवीजन कंप्लीट हुए। और इसके साथ साथ हमारे प्यारे दोस्तों, आइए हम कुछ हिंदी के जो हैं क्लासिफिकेशन हमने बोले थे कि हमारे पास जो हमारे कुछ फ्रेंड्स के मेल आए थे, तो आइए हम थोड़ा सा हिंदी के क्लासिफिकेशन को इसी रिवीजन में टच कर लेते हैं जो हमने। और उसके बाद जो PDF होगा वो हम ज़रूर अपलोड कर देंगे, लेकिन अभी चूँकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं एकेडमिक, तो उसके बाद ही हम कोशिश करेंगे कुछ भी अपलोड करने का PDF के रूप में। बाकी तो जो हम रिवाइज़ कर रहे हैं वो आपके लिए सामने हम उसको अपलोड कर दिया करते हैं। तो अब ये देखिए, ये है, यहाँ पर हमने इसको निकाल के रखा है ताकि मैं समझा सकूँ। ये है आपकी पादप एवं जंतुओं में अंतर। उससे पहले यहाँ देखिए, ये है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैविक वर्गीकरण। इसे थोड़ा सा डिफिनेशन टच करेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंसेस में आएंगे। जीव विज्ञान बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लैमार्क और ट्रेविरेंस जर्मनी ने किया था।
तो आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था बायोलॉजी शब्द का, इन्वेंशन किया था, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। 1801 में लैमार्क ने किया था। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। और ट्रे जो है वो जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने भी किया था। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु एरिस्टोटल को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु को क्या बोला जाता है? एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। थियोफ्रस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। थियोफ्रस्टस जो है फादर ऑफ बॉटनी है। और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु। और उसके बाद इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? हिस्टोरिया प्लैंटनम नामक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने कौन सी किताबें लिखी थी? थियोफ्रस्टस ने हिस्टोरिया प्लैंटेरम। और अब हम आते हैं डिफरेंसेस पे, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना। पादप एवं जंतुओं में अंतर क्या होती हैं, इससे हमें सब समझ में आ जाएगा। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, तो अगर हम इसको हिंदी में पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से दिमाग में आएगा हम लोगों को। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। विशेषताएं: कोशिका भित्ति, सेल वॉल। और जंतु एनिमल में, जब जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति की जगह कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जो एनिमल जो होते हैं उनमें कोशिका भित्ति की जगह क्या हो जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट में कैसी होती है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पादप हरे रंग के होते हैं। इनमें जो प्लांट्स होते हैं, पादप जो होते हैं, वो क्लोरोफिल के प्रेजेंट की वजह से होते हैं। और एनिमल में क्या होता है? ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो एब्सेंट होते, अनुपस्थित होते हैं। अब आ जाते हैं वैक्यूल पर। वैक्यूल में क्या डिफरेंसेस है? जो प्लांट होते हैं उनमें पादप कोशिका में बड़ी रसधानियाँ पाई जाती हैं, जो कोशिका द्रव्य सेल सैप से भरी होती हैं। और जंतु कोशिका में क्या होता है? पादप कोशिका की तुलना में छोटी रसधानियाँ पाई जाती हैं। इनमें क्या होता है कि छोटी छोटी रसधानियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें हम सेल सैप्स जो भरे रहते हैं जिनको बोलते हैं। और तारकाएं, सेंट्रोसोम कुछ पादपों में अनुपस्थित होता है, कुछ प्लांट्स में जो सेंट्रोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। और जंतु कोशिका में क्या बोल रहे, अक्सर केंद्रक के पास पाया जाता है। ये जो है केंद्रक के पास, न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं। और तथा केंद्रक विभाजन में सहायक होते हैं और सेल डिवीज़न में ये हेल्पफुल होते हैं। और अब हम आ जाते हैं, एक और देख लेते हैं। ये पादप का अपना स्वयं भोजन स्वपोषी तैयार करते हैं। ये जो होते हैं क्या करते हैं? प्लांट जो होते हैं वो अपना भोजन सेल्फ बनाते हैं। और जंतु अपने भोजन हेतु पौधों एवं अन्य जंतुओं पर निर्भर करते हैं। और हम जानते हैं कि एनिमल जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं अदर एनिमल्स पर, पौधों पर या फिर जंतुओं पर निर्भर होते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? परपोषी अपवाद, यूग्लिना जो है इसके अपवाद में आता है। और भी कुछ क्वेश्चन हैं, ये देखिए। ये टॉपिक है, मृदा में स्थिर होते हैं क्या? जो प्लांट्स होते हैं वो मृदा में स्थिर होते हैं। शैवाल जो क्लाइमेट डोमिनेंस है वो नहीं होता, परंतु पत्तियों एवं कलियों में हल्का संचार इसका होता है। और एनिमल कैसे होते हैं? जंतु भोजन हेतु गति करते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? गति करते हैं। करोल और स्पंज ये जो होते हैं अपवाद में आते हैं, यानी एक्सेप्शनल में होते हैं। कोरल और स्पंज ये आगे जो अपनी गति नहीं करते, मूव नहीं करते हैं। जड़ों एवं तनों के शीर्ष पर पाए जाने वाले विभाजोत्तक क्षेत्र मेरिस्ट में मेनेटिक जोन जो होती है के कारण पादप पूरे जीवन काल में वृद्धि करते रहते हैं। पादप प्लांट जो होते हैं वो जब तक जीवित रहते हैं बढ़ते ही रहते हैं। और जंतु में क्या होता है? वृद्धि की एक निश्चित आयु होती है। एनिमल्स के होते हैं एक टाइम बिंग तक ही वो ग्रो कर सकते हैं। पादपों में विकसित, ये प्लांट के बारे में बता रहे हैं। प्लांट जो होते हैं पादपों में विकसित उत्सर्जी तंत्र का अभाव होता है उनमें, और ये हानिकारक उत्पाद जैसे तेल, गोंद आदि का स्राव करते हैं। जो इनके शरीर में संचित, जो इनके शरीर में जो स्टोर होता है वो क्या होता है? तेल निकालते हैं हम लोग और गोंद निकालते हैं। कभी कभी हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग तो गाँव में जाया करते थे, तो बरगद वगैरह के पेड़ जो होते थे मैदान वगैरह में जब हम लोग खेलने चले जाते थे तो वहाँ पे कुछ पेड़ होते थे,
तो इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती थी। पेड़ में कुछ लसा टाइप का रहता था चिपका हुआ। कभी आप ऐसे भी आप कभी पुराने पेड़ को टच कीजिएगा तो उससे आपको देखिएगा इसमें कुछ, तो वही जो है उसके वो उसमें गोंद स्टोर होते हैं। और एनिमल्स में क्या होता है, ये विकसित उत्सर्जन तंत्र की सहायता से अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। एनिमल में क्या है, पादपों में तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी जो अंगों का अभाव होता है। पादप में क्या नहीं होते हैं, तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी अंगों का अभाव होता है, जिसके कारण विभिन्न उद्दीपनों यथा प्रकाश, संपर्क आदि के प्रति इनकी प्रतिक्रिया धीमी होती है। और एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स में क्या होता है, विकसित तंत्रिका क्षेत्र एवं संवेदी अंग पाए जाते हैं जो उद्दीपनों के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। तो हमने जो है ये इम्पॉर्टेंट चीज़ जानी, और कोशिश करेंगे कि इसमें जो इम्पोर्टेंट वगैरह जो है जो एग्ज़ाम्स के में आने वाले हैं, जिससे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएं, तो ऐसी चीज़ों को हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों को कवर कर लिया करेंगे थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, ये है सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ये इसको डिक्टेट किया गया है यहाँ पर। ये क्या है, संरचना के आधार पर सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण है। ये सब सेलुलर इस प्रकार सेलुलर क्या है, इस प्रकार की संरचना में डीएनए या आरएनए का ये इसका जो है एक नोट्स है, ये इसको हम जान लेते हैं। आरएनए का प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता है, जैसे विषाणु, वायरस। विषाणु सूक्ष्म आकार के होते हैं परंतु ये अपना पोषण स्वयं नहीं करते हैं। ये हम लोग को याद रखना होगा कि जो विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, वो सूक्ष्म होते हैं लेकिन अपना पोषण तो फूड है वो अपना स्वयं नहीं करते हैं। इसके लिए उन्हें मेज़बान होस्ट की आवश्यकता होती है, और ये विषाणु पौधे तथा जीवों में गुणन कर वृद्धि करते हैं, और उसके बाद ये जो है इन्हें निर्जीव एवं सजीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। और वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानिविस्की ने 1982, देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ मालूम हुई। वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानिविस्की ने 1982 में तंबाकू में मोज़ेक रोग की खोज के दौरान की थी। तंबाकू में एक रोग की खोज की थी, उसी के दौरान उन्होंने ये वायरस की खोज निकाले थे। और कुछ समय सामान्य रोग जैसे ज़ुकाम, फ्लू, खांसी आदि विषाणु के द्वारा होते हैं। पोलियो और खसरा जैसे खतरनाक बीमारियां भी वायरस के कारण होती हैं। तो हमने इन चीज़ों को आज जाना। कैसे लगी आपको हमारी ये रिवीजन वाली जो ये वीडियोज़ है, ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। इस तरह मैं जो भी पढ़ूँगी जो भी रिवाइज़ करूँगी वो आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो रखिए अपना ख्याल। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।